नेकी का फल। एक गांव में घनश्याम अपनी पत्नी सुरेखा और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। घनश्याम एक व्यापारी था जो गांव-गांव जाकर व्यापार करता और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। एक दिन घनश्याम को अचानक से दूसरे गांव जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर उसे राजा ने बुलाया, जिस पर उसने अपनी पत्नी सुरेखा से कहा, अरे सुनो, मैं पड़ोस के गांव जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद ही लौट आऊंगा। पर कल तो आप लौट कर ही आए हैं, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे कल संदेश आया था शाम को कि मुझे राजा ने बुलाया है, इस वजह से। अजी ठीक है, पर आपको तो पता ही है मोहन अभी छोटा है और उसे आपके बिना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए तो उसके आने से पहले ही जा रहा हूँ। अगर मोहन ने देख लिया तो वो मुझे जाने नहीं देगा। अजी आप कब तक उससे छुपाकर इस तरह जाते रहेंगे? आपको पता भी है आपके जाने के बाद वो कितना रोता है। अब मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, तुम भी समझो ना। तभी वहाँ पर मोहन आ गया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? कल तो लौट कर ही आए हैं, आप मत जाइए। अरे बेटा, काम के सिलसिले से जाना पड़ेगा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा और तुम्हारे लिए खिलौने भी लाऊंगा। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए। आप हमेशा मेरे लिए खिलौने लाते हैं, जबकि उनका मुझे कुछ नहीं करना। ये सुनकर घनश्याम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ ऐसा काम व्यवस्थित कर लूंगा जिसके बाद मैं घर पर ही रहूंगा। ये सुनकर मोहन काफी खुश हुआ और फिर घनश्याम वहाँ पर चला गया। वहीं घनश्याम के जाने के बाद सुरेखा ने मोहन से कहा, मोहन तुम खाना खा लो। नहीं नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है बेटा, थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने में अच्छा लगता है। ये कहकर मोहन बाहर खेलने के लिए चला गया, जिसके बाद सुरेखा घर के कामों में लग गई। दूसरी तरफ घनश्याम जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाना पड़ रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान भी था। हे भगवान, कितना घना जंगल है। कितनी बार मुखिया से कहा है कि दूसरा रास्ता बना दे तो कम से कम जंगल से गुजरना तो ना पड़े, पर नहीं, वो तो किसी के सुनते ही नहीं है। घनश्याम धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसने किसी के करहाने की आवाज सुनी। उसने चारों तरफ देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। अरे ये कौन करा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर करा रहा हो। इसके बाद घनश्याम और आगे बढ़ गया। तभी उसे झाड़ियों में कोई जानवर दिखाई दिया और उसने कहा, अरे वहाँ पर कोई लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर ना हो। घनश्याम काफी ज्यादा भयभीत हो रहा था और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक वो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वो एक भेड़िया था जो बुरी तरह घायल था। भेड़िए को देखकर घनश्याम ने कहा, अरे ये तो एक खूंखार भेड़िया है। अब मैं क्या करूं? अगर इसने मुझ पर हमला कर दिया तो मुझे इसके पास जाना चाहिए या नहीं? घनश्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसकी मदद की तो ये मुझे ही मार डालेगा। पर फिर घनश्याम ने अपने आप से कहा, नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं जा सकता, ये घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये कहकर घनश्याम ने भेड़िए को उठाया और फिर उसके घाव पर मलहम पट्टी की, जिससे भेड़िए को कुछ आराम मिला और भेड़िए ने घनश्याम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। अरे इसने तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चलो अच्छा हुआ, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद घनश्याम आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा घर पर आराम से बैठी थी। तभी वहाँ पर पड़ोस की नीलम आई और बोली, अरे सुरेखा बहन,
क्या कर रही हो? क्या हुआ नीला बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे तुम्हें पता है, हमारे जंगल में आदमखोर भेड़िए का खौफ फैल गया है। वो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। क्या? छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम अपने मोहन का ख्याल रखना, इसीलिए मैं तुमसे कहने आई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो तुमने मुझे बता दिया। मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, जिस वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं लग पाता है। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो तुम्हें बताने आ गई। वैसे भी तुम्हारे पति घर पर नहीं रहते, मैंने सोचा तुम्हें बता देती हूँ। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया बहन। अच्छा, और थोड़ी देर बैठ लीजिए ना। अरे नहीं, घर पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद नीलम वहाँ से चली गई। नीलम के जाने के बाद सुरेखा ने कहा, जल्दी से मोहन को घर पर ले आती हूँ, अब मैं उसे बाहर खेलने नहीं जाने दूंगी। ये कहकर सुरेखा मोहन को घर पर ले आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। घनश्याम अब घर पर ही रह रहा था और मोहन काफी ज्यादा खुश था। एक दिन सुरेखा ने घनश्याम से कहा, अजी मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। क्यों, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अजी, हमारे गांव में एक आदमखोर भेड़िया आ गया है, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है, और आप भी घर पर नहीं रहते। इस वजह से मुझे मोहन की चिंता सताती है। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम उसे बाहर जाने ही ना दो। हाँ, ये तो आपने सही कहा, पर फिर भी वो बाहर चला जाता है, इसीलिए कह रही हूँ आप ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहा करें। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, क्योंकि मोहन भी यही कहता है। अब देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो पूरी करूँगा कि कोई ऐसा काम ढूंढ लूँ जिससे मैं घर पर ही रहूँ। ये सुनकर सुरेखा काफी खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले काफी परेशान थे, क्योंकि अब तक उस भेड़िए ने बहुत सारे बच्चों का शिकार कर लिया था। हे भगवान, पता नहीं ये भेड़िया कहाँ से आ गया। हाँ, सही कह रहे हो। कल वह एक बच्चे को और उठाकर ले गया था। हमें इसके बारे में महाराज से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुखिया से तो कुछ नहीं होने वाला। सही कह रहे हो। अब हमें महाराज के पास ही जाना पड़ेगा, अब वही कुछ करेंगे। इसके बाद सभी लोग राजा के पास आ गए। राजा को जब इस बारे में खबर मिली तो राजा ने कहा, आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, हमने मुखिया को इसके बारे में खबर दी थी, पर मुखिया ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस भेड़िया को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश देता हूँ। आप लोग आराम से घर जाइए, अब वह भेड़िया आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर गांव वाले काफी खुश हुए और वो वहाँ से चले आए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, आज ही उस भेड़िया को पकड़ने की तैयारी शुरू की जाए। हाँ महाराज, आप चिंता मत कीजिए, वो भेड़िया जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। पकड़ लिया जाएगा नहीं, बल्कि पकड़ जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हमारी प्रजा को परेशान कर रहा है। हाँ महाराज, हम जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद मंत्री वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सभी आराम से रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और एक बार फिर से घनश्याम को गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने सुरेखा से कहा, तुम मोहन का ध्यान रखना और उसे बाहर मत जाने देना। ठीक है, पर आप जल्दी आ जाना। हाँ, मैं जल्दी लौटूंगा। इसके बाद घनश्याम वहाँ से चला गया और सुरेखा आराम से मोहन को लेकर चारपाई पर लेट गई और बोली, मोहन सो जाओ, दोपहर हो चुकी है। पर माँ, मुझे तो बाहर खेलने जाना है, आप जाने क्यों नहीं देती हैं? बेटा बाहर मत जाओ, बाहर एक भेड़िया घूम रहा है। पर माँ, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, मेरे बाकी दोस्त भी तो बाहर खेल रहे हैं ना। नहीं, मना कर दिया ना, कहीं नहीं जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे, चलो सो जाओ। ये कहकर सुरेखा ने उसे चारपाई पर लिटा दिया और उसे सुलाने लगी, पर मोहन को सुलाते समय सुरेखा की आंख लग गई।
ये कहकर मोहन बाहर खेलने के लिए चला गया। अभी कुछ देर हुई थी, तभी अचानक बहुत तेज गांव में शोर मचने लगा। शोर को सुनकर सुरेखा की आंख खुल गई और जब उसने देखा मोहन चारपाई पर नहीं था तो वो बुरी तरह घबरा गई। अरे मोहन कहाँ चला गया? ये तो मेरे साथ ही सो रहा था। और एकदम बाहर निकल कर आई। तभी वहाँ पर नीलम आई और बोली, अरे सुरेखा बहन, वो भेड़िया मोहन को उठाकर ले गया है। मैंने तुमसे कहा था ना, मोहन को बाहर मत निकलने देना। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरे साथ सो रहा था। अरे किसने कहा? वो तो यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा था। उसे एक आदमखोर भेड़िया ले गया है। अब पता नहीं वो मोहन का क्या करेगा। ये सुनकर सुरेखा जोर जोर से रोने लगी और वो जंगलों की तरह भागने लगी, जिस पर नीलम ने उसे रोका और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मत जाओ, वरना वो भेड़िया तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले जंगल में भेड़िया की तलाश करने गए, पर उन्हें वहां कहीं भी कोई भेड़िया नहीं मिला, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हुए। पता नहीं ये भेड़िया कहाँ चला जाता है, अचानक से जंगल में कहीं गुम हो जाता है। सही कह रहे हो, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है भेड़िया को पकड़ने की, पर अभी तक पकड़ नहीं पाए, ना ही अभी तक महाराज ने पकड़ पाया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग जंगल में भेड़िया और मोहन को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब घनश्याम को ये बात पता लगी तो वो भागता हुआ अपने घर आया और जब उसने सुरेखा को रोते हुए देखा तो कहा, क्या हुआ सुरेखा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे बेटे को भेड़िया उठा ले गया है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हमारे बेटे को भेड़िया उठा ले गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो मर ही जाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो मेरा इकलौता बेटा था। ये कहकर सुरेखा जोर जोर से रो रही थी। घनश्याम भी काफी ज्यादा दुखी था। तभी वहाँ पर हरिया और बिरजू लौट कर आए और उन्होंने घनश्याम से कहा, भैया, हमें ना ही वो भेड़िया मिला, ना ही तुम्हारा बेटा का पता लगा। लगता है उसने मोहन को मार दिया है। नहीं नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हम सच कह रहे हैं भैया, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी बच्चा नहीं मिला है, इसलिए अब तुम भी अपने बच्चों की उम्मीद छोड़ दो। ये सुनकर घनश्याम काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो भी रोने लगा। अब तो घनश्याम और सुरेखा काफी ज्यादा दुखी रहते थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटे को भेड़िया उठाकर ले गया था। पता नहीं हमने उस भेड़ी का क्या बिगाड़ा था, जो वो हमारे बेटे को उठा कर ले गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो सिर्फ भगवान भरोसे ही छोड़ सकते हैं। जी, भगवान भरोसे छोड़ने से क्या होगा? क्या इससे हमारा बेटा वापस लौट आएगा? हाँ? ये कहकर सुरेखा जोर जोर से रोने लगी, जिस पर घनश्याम ने उसे समझाया। वहीं दूसरी तरफ राजा भी काफी ज्यादा परेशान थे और उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री, अभी तक भेड़िया पकड़ा नहीं गया है। नहीं नहीं महाराज, अभी तो नहीं पकड़ा गया। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जो तुम एक भेड़िया को नहीं पकड़ पा रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, उस भेड़िया को जल्दी पकड़ो, चाहे कितने भी सैनिक की जरूरत पड़े ले जाओ, क्योंकि वह गांव में आतंक मचा रहा है। ठीक है महाराज, हम आज ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये कहकर मंत्री सैनिकों को लेकर फिर से जंगल में आ गया। जंगल में आने के बाद उसने सैनिकों से कहा, चारों तरफ फैल जाओ, वो भेड़िया आज किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी करो, पर उस भेड़िया को पकड़ कर लाओ। ये सुनकर सैनिक भेड़िया को पकड़ने के लिए जंगल में चले गए और वो लोग भेड़िया को ढूंढने लगे। काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। राजा को जब पता लगा भेड़िया पकड़ा गया तो उन्होंने कहा,
उसे पिंजरे में बंद करके रख दो, समय आने पर मैं बताऊंगा उसके साथ क्या करना है। ये सुनकर मंत्री ने उसे पिंजरे में कैद कर दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब घनश्याम के घर की आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसे देखकर सुरेखा ने अपने पति से कहा, अजी आप कब तक इस तरह घर पर बैठे रहेंगे? आप कुछ काम कर लीजिए। मेरा मन नहीं हो रहा है काम करने का। जब तक मेरा बेटा था तब तक मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया, और आज जब वह नहीं है तो उसकी कमी खलती है। मुझे पता है, मुझे भी बहुत दुख होता है उसे याद करके, पर क्या कर सकते हैं? घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। इस तरह तो हमारा बेटा जहाँ कहीं होगा वो भी दुखी हो रहा होगा ना। सुरेखा की बात सुनकर घनश्याम ने कहा, ठीक है, पर पैसे तो नहीं है हमारे पास। अजी आप सेठ से पैसे उधार ले लीजिए, जब काम सही चलने लगे तो उसके पैसे वापस दे देना। ये सुनकर घनश्याम सेठ के घर गया और बोला, सेठ जी घर पर ही हो गया। अरे हाँ हाँ घनश्याम आओ, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं गांव में ही काम खोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ कितने पैसे चाहिए, दे दूंगा। वैसे मुझे बड़ा ही दुख हुआ है, तुम्हारे इकलौते बेटे को भेड़िया उठा कर ले गया है। अब क्या कर सकते हैं, शायद हमारे नसीब में यही था। अरे अरे तुम मन छोटा मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद फिर भर जाएगी। अच्छा कितने पैसे चाहिए थे? बस सेठ जी 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। इसके बाद सेठ ने घनश्याम को पैसे दिए और वो पैसे लेकर घर आ गया। घर आने के बाद उसने सुरेखा से कहा, समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं, पैसे तो मैं ले आया हूं। अजी आप ऐसा कीजिए, गांव में किराना की दुकान खोल लीजिए, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा और हमारा घर खर्च भी चल जाएगा। सुरेखा की बात सुनकर घनश्याम ने वैसा ही किया, पर समय के साथ घनश्याम की दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान था। हे भगवान, आप हमें ये कैसे दिन दिखा रहे हैं कि दुकान तो बिल्कुल चल ही नहीं रही, अब पैसे कहां से आएंगे? और समय के साथ सारे पैसे खत्म हो गए। इसके बाद जब सेठ घनश्याम से पैसे मांगने आया तो घनश्याम ने कहा, सेठ जी अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ ही दिनों में हम आपके पैसे वापस कर देंगे। ठीक है घनश्याम, पर याद से दे देना, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। ये सुनकर सेठ वहाँ से चला गया। सेठ के जाने के बाद सुरेखा ने कहा, अजी आप पैसे कहाँ से देंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। ये कहकर घनश्याम ने पूरे गांव में मजदूरी करना शुरू कर दिया। घनश्याम की ऐसी हालत देखकर गांव वाले भी काफी ज्यादा परेशान थे। अरे यार इसे कहते हैं दिन बदलना। पहले घनश्याम व्यापारी था, पर बेटे के जाने के बाद देखो कैसी हालत हो गई है। अरे हालत होगी नहीं, उनका इकलौता बेटा था, पता नहीं ये लोग कैसे जी रहे होंगे। वही समय के साथ सेठ रोजाना पैसे मांगने आया करता था, और एक दिन सेठ ने घनश्याम से कहा, तुम रोजाना बहाना बना रहे हो घनश्याम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब हो जाएंगे तो दे दूंगा। अरे कब दोगे? तुम मुझे कब से टालने की कोशिश कर रहे हो, अब मुझसे धैर्य नहीं हो रहा है। मेरे पैसे जल्दी दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ये सुनकर घनश्याम भी काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसके बाद सेठ वहाँ से चला आया। अपने घर आने के बाद सेठ ने अपने आप से कहा, लगता है ये लोग इस तरह पैसे नहीं देंगे, अब मुझे कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। और एक दिन सेठ ने पूरे गांव में शोर मचा दिया। अरे मेरे घर पर चोरी हो गई, अरे चोरी हो गई रे, चोरी हो गई। ये सुनकर सभी गांव वाले सेठ के घर आए और बोले,
क्या हुआ सेठ जी, किसने की है आपके घर पर चोरी? क्या आपको किसी पर शक है? हाँ हाँ, मुझे तो घनश्याम पर शक है, उसी ने मेरे घर पर चोरी की होगी। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वो चोरी क्यों करेगा? अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरे घर पर चोरी हुई है और तुम लोग खुद ही देख लो, सारा माल चला गया। जरूर इसी ने किया है। ये सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए। वहीं जब ये बात घनश्याम को पता लगी तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने सेठ से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, मैं भला चोरी क्यों करूंगा? अरे मुझे पता है, तू मुझसे बदला लेना चाहता था ना, इसलिए। पर सेठ जी, मैं किस बात का बदला लूंगा? मुझे तो आपके पैसे लौटाने थे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब हो जाएंगे तब दे दूंगा। पर कृपा करके इस तरह चोरी का इल्जाम मत लगाइए। अरे कैसे ना लगाऊं, तू ही ने चुराया है, मुझे पता है, और तू मेरे घर पर चोरी की है, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं तुझे राजा के पास लेकर चलता हूँ। ये सुनकर सुरेखा भी काफी ज्यादा परेशान हो गई और उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, मेरे पति चोरी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वो तो पता ही है, पर ये तुम दोनों की मिली भगत है, मुझे सब पता है। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए ना, पर मेरी पत्नी से कुछ भी मत कहिए, उसने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मेरे साथ राजा के पास, सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। इसके बाद घनश्याम को राजा के पास लाया गया। राजा ने जब उन दोनों को देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर इस प्रकार? महाराज न्याय कीजिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। क्या हुआ सेठ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे परेशान होने वाली बात ही है, मैं तो हमेशा लोगों का भला ही सोचता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरा ही बुरा चाहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, इसी ने मेरे घर पर चोरी कर ली है, जबकि मैंने इसे कुछ पैसे उधार दिए थे, पर जब ये पैसे नहीं दे पाया तो मैंने इससे उल्टा सीधा कहा और इसी का बदला लेने के लिए इसने मेरे घर में चोरी कर ली है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, सेठ झूठ बोल रहा है, मैंने चोरी नहीं की है। नहीं नहीं महाराज, चोरी इसी ने की है, मुझे पूरा यकीन है। ये सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया और राजा ने घनश्याम से कहा, सच सच बताओ, तुमने चोरी की है या नहीं? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैंने चोरी नहीं की है, सेठ मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, इससे पूछिए ना, इसने मुझसे पैसे लिए थे क्या? तुमने सेठ से पैसे लिए थे? हाँ हाँ, मैंने पैसे लिए थे, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से मैं पैसे नहीं लौटा पाया। अब तो आपने सुन लिया ना, इसने इसी बात का बदला लिया है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे न्याय चाहिए। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें न्याय दिया जाएगा और मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिससे आगे से कोई भी चोरी नहीं करेगा। मंत्री, भेड़िया का पिंजरा मैदान में रखो, अभी सभी के सामने इसे दंड दिया जाएगा। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं घनश्याम काफी ज्यादा घबरा गया। इसके बाद सभी लोग मैदान में आ गए। जब ये सुरेखा को पता लगा तो वो भी भागती हुई मैदान में आ गई। पिंजरे में कैद भेड़िया, जो काफी ज्यादा भूखा लग रहा था, भेड़िया को देखकर घनश्याम बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे साबित करूं कि मैंने चोरी नहीं की है? घनश्याम काफी ज्यादा दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पर राजा ने कहा, मैं फिर पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ। मैं सच ही कह रहा हूँ महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम नहीं मानोगे। मंत्री, इसे भेड़िया के पिंजरे में फेंक दो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करो, मेरे पति को मत फेंको। नहीं, तुम्हारे पति ने चोरी की है, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। ये कहकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया और मंत्री ने घनश्याम को भेड़िए के पिंजरे में फेंक दिया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर घनश्याम बुरी तरह डर गया।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है आज मेरी भी मौत हो जाएगी। अब मेरी पत्नी का क्या होगा? ये कहकर घनश्याम जोर जोर से रोने लगा। उसने जब भेड़िए की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए मौत दिखाई दे रही थी। वहीं भेड़िया घनश्याम को बड़ी गौर से देख रहा था और काफी देर देखने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिससे सेठ काफी खुश हुआ। आज तो इसका काम तमाम हो ही जाएगा। वही भेड़िया घनश्याम के पास आ गया और उसे अच्छी तरह देखने के बाद उसे चाटने लगा। ये देखकर घनश्याम काफी हैरान हुआ। तभी घनश्याम को वही निशान दिखाई दिया और वो समझ गया कि वो वही भेड़िया है जिसकी उसने मदद की थी। ये देखकर राजा काफी हैरान हुआ। हाँ, ये भेड़िया इसे खा क्यों नहीं रहा है, जबकि ये तो आदमखोर भेड़िया है। मुझे नहीं पता महाराज, ये सब क्या चक्कर है। तभी मंत्री ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया बाहर निकलकर एकदम सेठ पर झपट पड़ा, जिससे सेठ बुरी तरह डर गया। अरे अरे महाराज, मुझे बचाइए, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, वरना ये भेड़िया मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ घनश्याम आया और उसने कहा, तुम महाराज को सच बताओ कि सच क्या है, वरना ये भेड़िया तुम्हें मार डालेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने घनश्याम पर झूठा इल्जाम लगाया था, क्योंकि ये मुझे पैसे नहीं दे रहा था, जिस वजह से मैं ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ। वहीं गांव वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सेठ ऐसा भी कर सकता है। इस पर राजा ने कहा, इसका मतलब तुमने एक निर्दोष को सजा दिलानी चाहिए। मंत्री, पकड़ लो इसे और इसे कारागार में डाल दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है महाराज। नहीं, तुमने भूल नहीं की, बल्कि अपराध किया है, और तुमने मुझसे भी पाप करना चाहा, इसलिए तुम्हें कारागार में डाला जाता है, और जितने भी पैसे घनश्याम ने तुमसे लिए थे वो सारे माफ किए जाते हैं। ये सुनकर घनश्याम काफी ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद भेड़िया सेठ के ऊपर से हट गया और मंत्री उसे पकड़कर ले गया, जिस पर राजा ने कहा, वैसे एक बात बताओ, भेड़िया ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि वो तो आदमखोर है। महाराज, बात ऐसी है कि एक बार मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी मुझे ये भेड़िया घायल मिला और मैंने इसकी मदद की थी, शायद इसलिए आज इसने मुझे नहीं मारा। ये कहकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, मानना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तुम बहुत ही दयालु हो और इसलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। ये कहकर राजा ने घनश्याम को इनाम दिया, जिससे सुरेखा काफी ज्यादा खुश हुई। पर घनश्याम अभी भी दुखी था। घनश्याम का दुख देखकर भेड़िया ने उसे कुछ इशारा किया, जिससे घनश्याम थोड़ा हैरान हुआ। इस पर भेड़िया उसे खींचने लगा, जिस पर घनश्याम उसके पीछे पीछे जाने लगा, जिसे देखकर सुरेखा ने कहा, अरे वो भेड़िया मेरे पति को कहाँ ले जा रहा है। इसके बाद सुरेखा भी उन लोगों के पीछे पीछे आ गई। भेड़िया उन्हें जंगल में ले आया, जिस पर घनश्याम काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये भेड़िया मुझे जंगल में लेकर क्यों जा रहा है? घनश्याम को अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी भेड़िया उसे एक गुफा के पास ले आया। गुफा को देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे ये मुझे गुफा के पास लेकर क्यों आया है? आखिर ये क्या करना चाह रहा है? घनश्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं सुरेखा भी काफी हैरान थी। अरे ये मेरे पति को यहाँ लेकर क्यों आया है? हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, क्योंकि मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, अब अपने पति को नहीं खो सकती। वहीं भेड़िया उस गुफा के अंदर घनश्याम को ले गया। सुरेखा भी उन दोनों के पीछे गई। गुफा के अंदर आने के बाद घनश्याम बुरी तरह हैरान हो गया,
क्योंकि वहाँ पर उसका बेटा मोहन था। मोहन ने जो अपने माता पिता को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, आप लोग आ गए। अब मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। ये भेड़िया मुझे यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहा था। वहीं जब घनश्याम और सुरेखा ने अपने बेटे को देखा तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे एक भेड़िया उठाकर ले गया था, पर वो तो अच्छा हुआ, इस भेड़िया ने मेरी जान बचा ली। ये सुनकर घनश्याम काफी खुश हुआ और उसने भेड़िए से कहा, मुझे नहीं पता था, मैंने तो तुम्हारी उस दिन सिर्फ जान बचाई थी, पर तुमने तो मुझे आज मेरे पूरे परिवार की ही जान बचा ली। आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये सुनकर भेड़िया भी काफी खुश हुआ। इसके बाद घनश्याम ने अपने बेटे को लिया और कहा, हाँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद घनश्याम और उसकी पत्नी वापस गांव लौट आए। जब गांव वालों ने घनश्याम के बेटे को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, अरे घनश्याम, तुम्हें तुम्हारा बेटा कहाँ से मिला? जिस पर घनश्याम ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, भेड़िया ने मेरे बेटे की जान बचाई है और वह दूसरा भेड़िया था जो बच्चों को उठाकर ले जाया करता था। इसका मतलब है राजा ने गलत भेड़िए को पकड़ लिया था, पर वो भेड़िया कहाँ चला गया फिर? हाँ, जरूर इस भेड़िया ने उसे भगा दिया होगा। हमें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो घनश्याम। इसके बाद अब घनश्याम और सुरेखा काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया था। वही भगवान की कृपा से अब वो लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे थे।